हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी थी। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है तो इस फिनोमिनन को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा, इस आधार पर कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सिंगल इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या दो अलग अलग इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने के लिए, इस आधार पर रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर अकेला पेरेंट अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करे बिना गैमीट का फॉर्मेशन किए तो इसको कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर एक ही स्पेसीज के दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल मतलब एक अगर मेल है तो दूसरा फीमेल होना चाहिए। मेल जिंदगी भर मेहनत करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। फीमेल जिंदगी भर मेहनत करते रहे, जिंदगी भर कोशिश करें कि हम अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर दें, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके गैमीट का फॉर्मेशन होता है, वो गैमीट फ्यूज करते हैं और गैमीट के फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट डेवलप्ड होने के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग में, एक नई प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर अकेला पेरेंट अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर रहा है विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल, लेकिन ये एक ही स्पेसीज के होने चाहिए, दोनों अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल एक ही स्पेसीज के हो और वो अपने गैमीट बनाए, उनके गैमीट का फ्यूजन हो, उसके बाद में अगर प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहीं से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। On the basis of participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस आधार पर रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर अकेला पेरेंट बिना गैमीट का फॉर्मेशन किए अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकता है तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, अगर प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने के लिए एक ही स्पेसीज के अब दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन गैमीट का फ्यूजन भी करा रहे हैं, उसके बाद प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जब हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा नाम होता है एगैमोजेनी या फिर एगैमोजेनेसिस। आइए जरा पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। द
प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट विदाउट involvement of gamete formation। बिना गैमीट का फॉर्मेशन किए अगर अकेला इंडिविजुअल अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सकता है तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सवाल उठ रहा है कि एगैमोजेनी क्यों कह रहे हैं? आंसर आपके सामने है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, वो रिप्रोडक्शन जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन ना हो। ए मीन्स एब्सेंट, गैमो मीन्स गैमीट, मतलब रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए बोला गया है एगैमोजेनी या फिर एगैमोजेनेसिस। ए मीन्स एब्सेंट, गैमो गैमीट से आया है, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें प्रोजनी का फॉर्मेशन हो रहा है, जेनेसिस हो रहा है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है बिना गैमीट का फॉर्मेशन किए, इसको कहते हैं हम लोग एगैमोजेनेसिस। तो अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ खास बातों को जानेंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है कि यहां पर अकेला पेरेंट ही अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है, तो वही स्टेटमेंट मैं यहां पर मेंशन करूंगा, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोजेनी। अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए अकेला इंडिविजुअल ही काफी होता है, इसको अपने पार्टनर की जरूरत नहीं होती, ये अकेला ही सक्षम होता है, कैपेबल होता है। अभी अभी हमने बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा, आप मानेंगे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो 2-3 एक्सेप्शंस हैं उनको भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है। जैसे हनी बी के अंदर गैमीट बनता है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए हनी बी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही रोटीफर के अंदर होता है या कुछ वर्ड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो यहां गैमीट तो बनता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले इंडिविजुअल में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए आप इसी बात को माने, एनसीईआरटी जो कह रहा है वो इस बेसिस पर कि उसने एक्सेप्शंस को भी इंक्लूड कर लिया है। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन या फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, asexual reproduction involves mitosis या फिर mitotic cell division या फिर और भी नाम होता है इसका इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस होता है,
इसीलिए हम इसको एक और भी नाम देते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। जी हां, हम इसको कहते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, सोमैटोजेनिक। तो सोमैटोजेनिक को आप समझें उससे पहले मेरी बात सुनिए जरा। ये बात आपकी समझ में अगर आ गई तो ये बात जो लिखा हुआ है सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, ये बात भी आपकी समझ में आ जाएगी। बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी बॉडी सिर्फ दो टाइप की सेल से बनी हुई होती है। सिर्फ दो टाइप की सेल, एक होती है सोमैटिक सेल जिनको हम लोग प्लांट के अंदर वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है गैमीट मदर सेल या फिर जर्म सेल। सुनो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गैमीट बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं जर्म सेल, गैमीट मदर सेल या फिर सेक्स सेल। और गैमीट के अलावा जो कुछ भी बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो सब कुछ बनेगा सोमैटिक सेल से या फिर वेजिटेटिव सेल से। जैसे मान लो अगर मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं तो लड़के की बॉडी में गैमीट है उसके स्पर्म, और स्पर्म कहां बनते हैं, उसके टेस्टिस के अंदर। बॉडी से बाहर नीचे पाउच हैंग कर रहे होते हैं और पाउच के अंदर दो छोटे छोटे बॉल होते हैं हमारे पास, उन बॉल को हम लोग टेस्टिस कहते हैं, और उन टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोगोनियम सेल से, तो ये हो गई गैमीट मदर सेल या फिर जर्म सेल। उसी तरीके से फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो होता है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ओवम बनाने वाली सेल्स होती हैं oogonal सेल्स, तो ये oogonal सेल्स हो गई उनकी जर्म सेल। उसी तरीके से प्लांट्स में मेल गैमीट बनाने वाली सेल्स होती हैं स्पोरोजिनस सेल्स, और फीमेल गैमीट बनाने वाली सेल्स होती हैं न्यूसिलस सेल्स। तो गैमीट जो है उनको छोड़ दिया जाए या गैमीट बनाने वाली सेल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन बने हैं वो सोमैटिक सेल्स से बने। जैसे अगर किसी एक लड़के की बात करें, उसके स्पर्म को छोड़ दीजिए, तो उसके स्पर्म को छोड़कर उसकी बॉडी में जो भी है, बाल है, हड्डियां हैं, मसल्स है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, बॉडी में जो कुछ भी है स्पर्म को छोड़कर वो सब सोमैटिक सेल से बना हुआ है, या वो सब सोमैटिक पार्ट है। या फीमेल की अगर हम बात करें तो उनके ओवम को छोड़ दो, बाकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो सब सोमैटिक सेल्स का बना हुआ है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी दो टाइप की सेल से बनी हुई होती है हमारी, जर्म सेल या गैमीट मदर सेल, दूसरा सोमैटिक सेल, या फिर प्लांट्स में इनको कह देते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। जर्म सेल क्या करेंगी, दे involves in the gamete formation। इनके एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं एक साथ, बाकी अगले आने वाले चैप्टर्स में ये खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएंगे। आप यहां पर अभी जब तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, आप लोग इनको याद रखेंगे। वो दोनों चैप्टर जैसे ही आपके फिनिश होंगे खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये क्या बताया था। स्पर्मेटोगोनिया इन टेस्टिस, oogonia in ovaries, nucellus cells of मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम कहते हैं ओव्यूल को, आपको पता लग जाएगा अगले चैप्टर में। एंड स्पोरोजिनस cells of
माइक्रो स्पोरेंजियम। 11th में आप लोगों ने मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो दूसरा नाम है वो होता है पॉलिन सैक, क्योंकि यहां पर पॉलिन ग्रेन बनते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें सोमैटिक सेल्स की, तो वो सेल्स जो गैमीट के अलावा बॉडी का हर पार्ट बनाए वो सोमैटिक सेल्स हैं। दे इन्वॉल्व्स in the formation of body parts other than gametes। गैमीट के अलावा जो पार्ट भी बन रहा है वो सब सोमैटिक सेल से बनेगा। अब आप ये समझ लो कि ये गैमीट है क्या। बार बार नाम आ रहा है गैमीट। किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिनके फ्यूज होने पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो गैमीट कहलाए जाते हैं। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। 11th पास स्टूडेंट है या जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट है, तो उनको पता होगा कि मेल इंडिविजुअल के अंदर गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल इंडिविजुअल के अंदर गैमीट होता है ओवम। तो जब स्पर्म ओवम के साथ में फ्यूज करता है तब बनता है जाइगोट और उसी जाइगोट से हमारा या आपका निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। तो गैमीट वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जिनके फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट डेवलप्ड होने के बाद किसी नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। आप इसको नोट करें। आइए जरा अब हम लोग देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन हम लोगों ने क्यों बोला था। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी लिविंग इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस डिवीजन से, रिडक्शनल डिवीजन से। और अगर कोई इंडिविजुअल हैप्लॉइड है तो उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस से, इक्वेशनल डिवीजन से। लेकिन याद रखिएगा ये जो सोमैटिक सेल्स हैं या वेजिटेटिव सेल्स हैं इनके अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होगा, हमेशा इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट तो बनना नहीं है। अगर गैमीट नहीं बनेंगे तो इनके अंदर जर्म सेल्स नहीं होंगे। अगर जर्म सेल्स नहीं होंगी तो क्या इनके पास सिर्फ सोमैटिक सेल्स होंगी? और सोमैटिक सेल्स में डिवीजन के बाद प्रोजनी का फॉर्मेशन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो क्या सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन हो रहा है उस डिवीजन के आधार पर हम इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जो गैमीट का फॉर्मेशन, जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोजनी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सोमैटिक सेल्स में डिवीजन के बाद में हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूं, मैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में आपको एक डिफरेंशिएशन करा देता हूं ताकि आगे आप लोगों को आसानी हो जाए। एक तरफ मैं बात कर रहा हूं माइटोसिस की और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मियोसिस की। माइटोसिस की अगर हम लोग बात करें, अब जरा ध्यान देंगे, ये मान लीजिए कोई पेरेंटल सेल है। ये पेरेंटल सेल पहले डिवाइड करती है अपने न्यूक्लियस को और जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में जो एक पेरेंटल सेल थी वो दो प्रोजनी सेल में कन्वर्ट हो जाती है और सेल का जो डिवीजन है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब माइटोसिस में जब एक पेरेंट सेल, मान लिया मैंने ये पेरेंट सेल है, तो ये जो मुझे मिली है ये प्रोजेनी सेल्स होंगे, या फिर मैं इनको एक और भी नाम दे सकता हूं, डॉटर सेल्स। अब सपोज कर लीजिए, अगर मान लीजिए इस पेरेंटल सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो 5
माइक्रोग्राम है। तो बनने वाली ये जो प्रोजनी सेल्स होंगी इनके अंदर भी डीएनए का जो अमाउंट है वो 5 माइक्रोग्राम होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ये डिप्लॉइड सेल थी और इसके पास 4 क्रोमोसोम थे, तो बनने वाली ये जो प्रोजनी सेल्स हैं यहां पर भी 4 क्रोमोसोम होंगे। आप क्या देख पा रहे हो कि पेरेंट सेल के कंपैरिजन में जो प्रोजनी सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए का अमाउंट भी सेम है और इसके साथ साथ क्रोमोसोम का नंबर भी सेम है। और एक पेरेंट सेल जब डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करने के बाद फॉर्मेशन हो रहा है 2 प्रोजनी सेल का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेल्स formed by mitotic division are quantitatively and qualitatively similar to the parent सेल। मतलब माइटोसिस डिवीजन से जो बनने वाली सेल्स होंगी वो पेरेंटल सेल के मुकाबले क्वांटिटी में भी सेम होंगी और क्वालिटी में भी सेम होंगी। जो कैरेक्टर पेरेंटल सेल के होंगे वही कैरेक्टर प्रोजनी सेल के होंगे। ये 11th का एक कंसेप्ट है। अब डिटेल में तो इसको मैं यहां पर नहीं बता सकता, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन कराने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं जितनी चीजें इस्तेमाल होनी है रिप्रोडक्शन में। अगर हम लोग मियोसिस की बात करें तो मियोसिस का सीन थोड़ा सा अलग है। क्या होता है कि मान लो ये कोई सेल है और यहां पर डीएनए का जो अमाउंट था सेल के अंदर वो था 10 माइक्रोग्राम और जो क्रोमोसोम का नंबर था वो था 2n इक्वल टू 2। 2n मतलब डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या होगा भैया, इसमें पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और फिर होगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, 2 सेल बन जाएंगी। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आप देख सकते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, इट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ सेल, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन गई। यहां पर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन रहे थे। यहां पर डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, फिर से डिवीजन होगा। यहां पर ये जो 2 प्रोजनी सेल बनी है इनके अंदर होगा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, और जब कैरियोकाइनेसिस सेकेंड परफॉर्म होगा तो इन जो प्रोजनी सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस है, अब इनके अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे और बाद में हो जाएगा यहां पर साइटोकाइनेसिस सेकेंड। और जब साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा तो इन 2 प्रोजनी सेल से ऊपर वाली मान लो अगर ये सेल थी तो जब ये डिवाइड करेगी तो इससे 2 सेल बनेगी, और नीचे वाली ये जो एक सेल थी जब ये डिवाइड करेगी तो इससे भी 2 सेल बनेंगी। तो ओवरऑल कितनी सेल बन गई? एक पेरेंटल सेल से 4 प्रोजनी सेल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो सेल्स होंगी इनके अंदर 2n इक्वल टू 4 नहीं बल्कि n इक्वल टू 2 क्रोमोसोम होंगे। मतलब पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में प्रोजनी सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा हो चुका होगा, और जो डीएनए का अमाउंट 10 माइक्रोग्राम था उसके कंपैरिजन में यहां पर डीएनए का अमाउंट 5 माइक्रोग्राम रह गया होगा। मतलब मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनने वाली जो प्रोजनी सेल्स होती हैं वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से डिफरेंट होती है। तो वो मैं यहां पर मेंशन किए देता हूं। सेल्स formed by
meiosis division are quantitatively and qualitatively different from parental cell। तो आप लोगों को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। माइटोसिस में क्या होता है कि जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक बार होता है कैरियोकाइनेसिस और एक ही बार होता है साइटोकाइनेसिस, और एक पेरेंटल सेल दो प्रोजेनी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जितना डीएनए का अमाउंट पेरेंटल सेल के अंदर होता है उतना ही डीएनए का अमाउंट प्रोजेनी सेल के अंदर पहुंचता है। जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के अंदर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम प्रोजेनी सेल के अंदर पहुंचते हैं। मतलब जो प्रोजेनी सेल होती है वो पेरेंटल सेल के सारे कैरेक्टर को एक्वायर कर लेती है। मतलब पेरेंटल सेल और प्रोजेनी सेल एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करेंगी हर तरीके से, और जो दो प्रोजेनी सेल बनी है वो आपस में भी सिमिलैरिटी शो करेंगी। इसलिए मैंने लिखा था सेल्स फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक डिवीजन आर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी के आधार पर, क्वालिटेटिवली क्वालिटी के आधार पर सिमिलर होंगी पेरेंटल सेल से। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो दो बार होता है कैरियोकाइनेसिस और दो बार होता है साइटोकाइनेसिस। कोई भी पेरेंटल सेल है, जब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा उस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर होगा साइटोकाइनेसिस, एक सेल दो सेल्स में कन्वर्ट होगी, फिर वो जो दो प्रोजेनी सेल बनी है उनके अंदर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होगा, हर एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा, इस तरीके से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। और प्रोजेनी सेल के कंपैरिजन में, पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में प्रोजेनी सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट भी आधा हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर भी आधा हो जाएगा। इसीलिए हम मियोसिस डिवीजन को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस की जगह पे माइटोटिक डिवीजन भी हो सकता है और मियोसिस की जगह पे मियोटिक डिवीजन भी हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में जो प्रोजेनी सेल्स हैं उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट है। मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, क्वालिटी चेंज होगी और क्वांटिटी भी चेंज होगी। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, डीएनए का अमाउंट चेंज हुआ है, मतलब क्वांटिटी चेंज हुई है। लेकिन मियोसिस जब होता है, अंदर की बातें मैं बताता हूं, जब भी मियोसिस होता है तो एक प्रोसेस होती है, एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं पैकाइटीन, और उस पैकाइटीन में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, जिससे जीन के नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और जीन के नए कॉम्बिनेशन बन जाने की वजह से ये जो प्रोजेनी सेल्स होती हैं इनके कैरेक्टर्स पेरेंटल सेल से डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्वालिटी भी इनकी बदल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच अकर इन पैकाइटीन स्टेज ऑफ मियोसिस डिवीजन। ये 11th के सिलेबस में था सेल डिवीजन में। आप लोग उसको रिकॉल अगर कर लें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। अदरवाइज जब मेंडेलिज्म आएगा, जेनेटिक्स आएगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यहां पर मेंशन भी किया है सेल्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस डिवीजन आर क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी चेंज हो रही है। डीएनए 10 ग्राम से 5 ग्राम, 10 माइक्रोग्राम से 5 माइक्रोग्राम हो जा रहा है, क्रोमोसोम 4 से 2 हो जा रहा है। एंड क्वालिटेटिवली क्वालिटी चेंज हो जा रही है, जीन के कैरेक्टर चेंज हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल सेल। अगर आप लोगों को इतनी बातें याद रह रही हैं तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसको नोट करें आप लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो प्रोजनी होती है वो आपस में भी एकदम आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब समान होते हैं और अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंशिएशन करके दिया। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन से बनने वाली जो सेल्स होती हैं, माइटोसिस डिवीजन से जो बनने वाली प्रोजनी होती है, उसके कैरेक्टर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है और वो आपस में भी एकदम सिमिलैरिटी शो करते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारा यही है, ऑफ स्प्रिंग दैट आर produced are identical to one another and also exact copy of their parent। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो संतान होती है, वो जितनी भी संतानें होंगी वो आपस में बिल्कुल एक जैसी होंगी और वो संतान अपने पेरेंट से भी सिमिलैरिटी शो कर रही होगी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजनी बनी है वो माइटोसिस डिवीजन से बनी है। माइटोसिस डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन में बनने वाली प्रोजनी, बनने वाली सेल्स आइडेंटिकल होती हैं आपस में और अपने पेरेंट की भी कॉपी होती है। क्यों होती है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। हम कह सकते हैं ऑफ springs are genetically and morphologically similar to their parent। और ऐसे लोग जो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं या अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग नाम देते हैं क्लोन। तो यहां पर मैंने बोला ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट एंड ईच अदर। एक दूसरे के साथ भी ये एकदम सिमिलैरिटी शो करते हैं और इनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लोन। सुनिए जरा, मैं बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लाइन कहना चाह रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट से भी ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। अब सवाल आ रहा है मतलब क्या है इसका? जेनेटिकली, जीन लेवल पर, मतलब ये जो दोनों इंडिविजुअल हैं, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके 2 प्रोजनी बनाई, 4 प्रोजनी बनाई, तो वो चारों प्रोजनी आपस में सिमिलैरिटी शो कर रही होंगी क्योंकि उनके जीन एकदम से सेम होंगे। और किसी के अगर जीन सेम होंगे तो उनकी मार्फोलॉजी भी सेम होगी, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी सेम होंगे, उनके इंटरनल कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। आप हमेशा के लिए यह बात याद रखिए कि किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के अंदर चाहे कोई छोटा फंक्शन हो और चाहे कोई बड़ा फंक्शन हो, उन फंक्शंस को परफॉर्म कराता है जीन। और किन्हीं इंडिविजुअल के अगर जीन सेम होंगे तो उनके सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे। मार्फोलॉजी भी तो कैरेक्टर ही है ना, एक्सटर्नल फीचर्स ही तो मार्फोलॉजी कहते हैं। अरे बोले भाई, तो कोई भी इंडिविजुअल के अगर जीन सेम है तो जाहिर सी बात है कि उनकी मार्फोलॉजी भी सेम होगी, उनके कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस से जो प्रोजनी बनी है, इक्वेशनल डिवीजन से जो प्रोजनी बनी है, तो उसमें जीन में कोई भी बदलाव नहीं आया होगा। अगर जीन में बदलाव नहीं आया होगा तो उनके सारे जीन एक जैसे होंगे, सारे इंडिविजुअल के पेरेंट की तरीके के होंगे, और सबके अगर जीन सेम होंगे तो उनके फंक्शन भी सेम होंगे, क्योंकि किसी भी लिविंग इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है वो उसके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जी हां, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर होते हैं वो उसके जीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जीन सेम तो मार्फोलॉजी भी सेम। और ऐसे लोग जो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिनकी जीन भी सेम हो, जो देखने में भी एक जैसे हो, उनको हम लोग कहते हैं क्लोन। इनको कहते हैं क्लोन। जुड़वा सुना होगा आप लोगों ने। और क्लोन के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ क्लोन, उसको हम लोग नाम देते हैं रैमिट्स। मेंबर्स ऑफ क्लोन को हम कहेंगे रैमिट्स। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं और वो क्लोन कहलाए जा रहे हैं, तो अगर किसी एक इंडिविजुअल की बात करोगे आप पर्टिकुलरली, तो वो कहलाया जाएगा रैमिट्स। वो उन क्लोन का एक रैमिट है।
तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर दिखाया कि ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होंगी, आपस में भी एक दूसरे के साथ में वो सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे और ये जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। और जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को हम क्लोन कहते हैं और क्लोन के जो मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स उनको हम लोग रैमिड्स के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, इट इज फास्ट प्रोसेस देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले फास्ट प्रोसेस होती है, तेजी से हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया है, मान लो बाइंड्री फिजन कर रही है, तो वो जब बाइंड्री फिजन करती है एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, हर बार में उसका नंबर डबल होता चला जाता है। 1 घंटे में वो अपनी लाखों बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लेती है। क्या आप 1 घंटे में अपनी लाखों प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है वो 9 मंथ के डेवलपमेंट के बाद में हुआ है। कोई भी मां जब बर्थ देती है किसी भी बेबी को तो 9 मंथ के लिए उसकी बॉडी में उसका पालन पोषण होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो आप खुद सोच लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसको बनने में टाइम लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी सिंपल है, इसीलिए उसको बनने में टाइम नहीं लगता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी जल्दी बन जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली प्रोजनी के कंपैरिजन में। एक बात और हमेशा के लिए याद रखिए, अगर जहां पर ज्यादा प्रोजनी बन रही होंगे, तो ज्यादा प्रोजनी अगर बन रही है तो वो छोटी छोटी प्रोजनी होंगे, और कहीं पर अगर बड़े साइज की प्रोजनी बन रही है तो उसको बनने में टाइम लगेगा और वो कम बनेंगी। जैसे बैक्टीरिया 1 घंटे में लाखों बन सकती हैं, लेकिन एक इंसान को बनने में 9 महीने का टाइम लगेगा क्योंकि साइज बड़ा है। हाथी की तरफ पहुंच जाओगे तो हाथी का गेस्टेशन पीरियड होता है 22 मंथ्स का। हमारे कंपैरिजन में हाथी बड़ा होता है तो उसका गेस्टेशन पीरियड भी हम लोगों से ज्यादा होता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंडिविजुअल की, प्रोड्यूस more progeny than sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली प्रोजनी जो होंगी वो कम होंगी एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction is a simple process as compared to the sexual reproduction। तो अगर asexual reproduction सिंपल प्रोसेस है तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो होगी, तो वही मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। asexual reproduction is common among single celled organism, जो एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मोनेरन्स एंड प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स and animals with relatively simple organization। मतलब ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी का संगठन सिंपल टाइप का है, जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उन लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है। अभी बात करेंगे या फिर, और ये किन किन के अंदर नहीं होता। एब्सेंट इन हायर नॉन vertebrates and all vertebrates। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर नहीं होगा, और जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नॉन वर्टिब्रेट्स वो इंडिविजुअल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वो कहलाए जाते हैं नॉन वर्टिब्रेट। और ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कहलाए जाते हैं वर्टिब्रेट।
तो जो वर्टिब्रेट हैं वो सबसे एडवांस टाइप के एनिमल्स हैं। जैसे हम लोग वर्टिब्रेट हैं, हम लोगों के पास में रीढ़ की हड्डी होती है। सोचो, क्या आप अकेले अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सकते हो? क्या कोई लड़का अकेले अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सकता है? क्या कोई लड़की अकेले अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सकती है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब हायर ऑर्गेनिज्म नॉन वर्टिब्रेट में, वो भी अपने प्रोजनी का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं करेंगे। अब इस सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? देखो यार, एनिमल की बॉडी के अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एनिमल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का होता है। ये भी 11th के सिलेबस में है, मैं यहां पे रिकॉल करा देता हूं आपको। नंबर 1, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Number 3, organ level of organization. And number 4, organ system level of organization. क्या है ये? इनके बारे में समझते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर सिर्फ सेल्स का लूज एग्रीगेशन होता है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो लूजली हेल्ड होती हैं, और हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है, हर सेल एक डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बॉडी का जो संगठन है, उसकी जो शरीर का संगठन है, उस संगठन को हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा, ये जो स्पॉन्ज वगैरह होते हैं इनका फाइलम। टिश्यू लेवल, आप जानते हैं टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता होगी, द ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसमें पाए जाने वाली हर सेल किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराती हो, और उन सारी सेल्स का जो ऑरिजिन हुआ हो वो किसी एक कॉमन सेल से हुआ, तो ऐसी सेल्स के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कहलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम होता है निडेरिया, और एक और फाइलम है टीनोफोरा। तो इन दोनों फाइलम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें, आपने फाइलम का नाम सुना होगा प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्केलमिंथीज। तो ये दोनों फाइलम के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी बॉडी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट हो, और हर ऑर्गन एक अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, हर ऑर्गन एक अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे हायर और सबसे एडवांस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके आगे के जो भी फाइलम है उन सब के अंदर पाया जाता है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फाइनली कॉर्डेटा। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनकी बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की बॉडी होती है, क्योंकि इन लोगों की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है?
ऐसी बॉडी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हो, किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में भी तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। जैसे डाइजेशन कराने के लिए हमारी बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए हमारी बॉडी में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वहां से खींचने के लिए है सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ बन रहे हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए है एक्सक्रीटरी सिस्टम, चलने फिरने के लिए है लोकोमोटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कमांड करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए है हमारा नर्वस सिस्टम, और डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करने के लिए है एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोड्यूस करने के लिए है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है इम्यून सिस्टम, और बॉडी से बाहर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, हेयर है, स्किन है, नेल्स है, ये सब मिलकर कहलाए जाते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो जब ये इतने डिफरेंट टाइप के सिस्टम आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो सबसे एडवांस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। आप लोग जानते हैं, चाहे कोई लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एटम से, या उसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एटम से। देखिए, एटम कंबाइन करते हैं डिफरेंट टाइप के तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बनते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन हुआ होगा सेल ऑर्गेनेल्स का। जब इवोल्यूशन हुआ होगा उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो सेल ऑर्गेनेल बने होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल बने होंगे। जब ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल इंटरेक्ट हुए होंगे और मिलकर काम करने लगे होंगे तो सेल बन गई होगी। अब सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू। हमारी एनिमल की अगर मैं बात करूं तो 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये चारों प्रकार के टिश्यू अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग तरीके से और अलग अलग मात्रा में जुड़ते हैं और ऑर्गन बन जाते हैं। ऑर्गन जुड़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। हम कहते हैं कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो हायर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर ये सेलुलर लेवल की हम बात करें तो ये सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। और लेवल की अगर बात करें तो सेलुलर लेवल से एडवांस लेवल है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से एडवांस है ऑर्गन लेवल, और सबसे ज्यादा एडवांस है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो सबसे सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है वो कौन से होंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही तो होंगे। तो इन्हीं के अंदर, इन्हीं एनिमल के अंदर पर्टिकुलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब यहां पर यह भी लिखा हुआ था प्लांट्स। सिंपल प्लांट्स कौन से होते हैं? सिंपल प्लांट्स हो सकते हैं जैसे आपकी एल्गी हो सकती है, आपके ब्रायोफाइट हो सकते हैं, तो ये सिंपल प्लांट्स हैं, या आपके टेरिडोफाइट भी हो सकते हैं। इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।